किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में कई तरह के मसालों की खेती होती है। हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में हमारे देश के मसाले काफ़ी मशहूर हैं। हम सौंफ की यहाँ पर बात करें तो ये एक तरह का बीजीय मसाला है, यानी कि इसका जो बीज है वो मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ में मौजूद कई तरह के औषधीय गुण के चलते इसे जड़ी बूटी भी कहा जाता है। इसकी ठंडी प्रवृत्ति होती है और साथ ही साथ ये भोजन को पचाने में भी मददगार साबित होती है। वैसे तो हमारे देश में कई राज्यों में इसकी खेती होती है, लेकिन राजस्थान इसका मुख्य उत्पादक राज्य है। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज का कार्यक्रम राजस्थान की धरती से और बात होगी सौंफ की ही। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं, जानते हैं सौंफ की खेती के बारे में। सौंफ एक प्राचीन और सामान्य जड़ी बूटी है। दुनिया भर की रसोइयों में इसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, दवाओं और माउथ फ्रेशनर के तौर पर भी इसकी उपयोगिता है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में ठंडाई बनाते समय सौंफ भी डाली जाती है। इसके बीजों से निकलने वाला वाष्पशील एसेंशियल ऑयल बहुत ही काम का है। साबुन और शैम्पू वगैरह में इसका उपयोग सुगंधित एजेंट के रूप में होता है, जबकि बेकिंग और कन्फेक्शनरी उद्योगों में इस तेल को स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। सौंफ मुख्य रूप से गाजर प्रजाति का पौधा है और इसमें भोजन को पचाने का विशेष गुण पाया जाता है। आयुर्वेद में इसको खासा महत्व दिया गया है। प्रारंभिक संस्कृत लेखन में इसे मधुरिका के रूप में जाना जाता था। सौंफ का उपयोग न केवल बीज के रूप में बल्कि इसके पाउडर में और इसके वाष्पशील तेल के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। सौंफ का वाष्पशील तेल बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसे साबुन, सुगंधित पदार्थ इत्र आदि बनाने में उपयोग में लिया जाता है। सौंफ का इतिहास भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जुड़ा है। जंगली रूप में उगने वाली ये जड़ी बूटी प्राचीन मिस्र, रोम, भारत और चीन में खासी लोकप्रिय थी। इन तीनों देशों के अलावा आज ये अर्जेंटीना, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, जापान, रोमानिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से उगाई जा रही है। भारत में इसे कम से कम 2000 साल ईसा पूर्व से उगाया जा रहा है। 2023-24 के दौरान हमारे यहाँ 1,55,000 से भी अधिक क्षेत्र में सौंफ बोई गई और पैदावार हुई 2,92,000 टन। सौंफ जैसा आप सब जानते हैं कि रबी या ठंडे प्रदेश में उगाई जाने वाली फसल है और इसे राजस्थान, गुजरात, हिसार, उत्तर प्रदेश और कई स्थानों पे उगाया जाता है जहाँ पे अच्छी सर्दी होती है। सौंफ पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस और कैल्शियम का शानदार स्रोत है। इसे दिल के लिए लाभकारी माना गया है। इसमें रेशा और विटामिन भी पाए जाते हैं। भारतीय और ईरानी चिकित्सा पद्धतियों में इसका उपयोग सर्दी, खांसी और गुर्दे की बीमारियों में होता है। राजस्थान के जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ने बीजे मसालों पर शानदार काम किया है। बता दें कि सौंफ के अनुसंधान को लेकर यहाँ पर एक केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस केंद्र द्वारा सौंफ की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की गई हैं और साथ ही साथ इसकी खेती को उन्नत बनाने के लिए भी लगातार यहाँ पर अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं। सौंफ एक कमर्शियल क्रॉप है। अधिक दाम में बिकने के कारण ये अच्छी कमाई देती है, लेकिन एक बड़ी समस्या अवधि को लेकर है। ये पकने में काफी समय लेती है, इसलिए किसानों की जेब में जरा देर से पैसा आता है। इस समस्या से निपटने के लिए जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक सौंफ की रोपाई विधि अपनाने की सलाह देते हैं। एक अच्छी बात और है, हमने जब काम किया तो अब ये क्रॉप ट्रांसप्लांटिंग, जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च, इनकी पौध की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। तो अब ये क्रॉप जब काम किया अनुसंधान में पता लगा कि दिस क्रॉप इज वेल अडेप्टेड टू ट्रांसप्लांटिंग, की ये फसल
रोपाई के प्रति भी काफ़ी अच्छी है कि रोपाई की जा सकती है, क्योंकि मान लिया आपका खेत खाली नहीं है, आपने 50, 55, 60 दिन की पौध बना ली, तो इससे क्या होगा, आप 50, 55, 60 दिन की पौध की सीधी रोपाई कर सकते हैं, पानी बचेगा, खाद बचेगा और ड्यूरेशन कम होगा आपका। सौंफ की फसल तैयार होने में 220 से 250 दिन का समय लेती है। रोपाई के अलावा इस समस्या से निपटने का एक और तरीका बौनी प्रजातियां हैं। अगर हमारे वैज्ञानिक बौनी प्रजातियां विकसित करने में कामयाब हो गए तो फसल तैयार होने का समय काफी हद तक कम हो जाएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि उनकी कोशिशों से सौंफ की अवधि घटकर 160 से 180 दिन रह जाएगी। कि जॉबनेर सेंटर ने पिछले 50 वर्षों में सौंफ के क्षेत्र में अनुसंधान में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है और इस सेंटर ने देश को बहुत अधिक उपज देने वाली और बहुत अच्छी सौंफ की किस्में विकसित की है, जिनमें से RF 101, RF 125, RF 143, RF 157, RF 205, RF 289, RF 290 प्रमुख हैं। मैं बताना चाहूँगा कि RF 290 वो फसल है जिसे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले वर्ष अगस्त के महीने में जब देश को 109 वैरायटी समर्पित की थी, उसमें RF 209 अपने अधिक तेल के कारण सम्मिलित की गई थी। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप के रूप में, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी के रूप में RF 209 को उसमें सम्मिलित किया गया था। जब सौंफ की बात करते हैं तो सौंफ में भी हिंदुस्तान में काफ़ी बड़ा रकबा है, उत्पादन है और बड़ी सौभाग्य की बात है। जब सौंफ की बात हम कर रहे हैं तो हमारा जो श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जॉबनेर का जो एक केंद्र है, इसने अभी कुछ ही महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को 109 किस्में जो बायोफोर्टिफाइड और क्लाइमेट रेजिलेंट जो वैरायटीज़ हैं वो समर्पित की हैं। तो उनमें सौभाग्य से हमारी 2 किस्में उसमें आई है, उसमें एक किस्म को उसमें शामिल किया गया है RF 290। और इसका जो गुणवत्ता की बात करें तो इसमें जो एसेंशियल ऑयल की जो मात्रा है वो 2.1% है और बड़ी अच्छी किस्म है और ये बायोफोर्टिफाइड की कैटेगरी में आती है। जब सौंफ की बात करते हैं तो सौंफ के अंदर भी राजस्थान के अंदर पाली से लेके, बिलाड़ा से लेके पाली, सिरोही, आबू रोड और उसके अलावा गुजरात का काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल इसके उत्पादन में आता है। सौंफ में भी हम बड़ा महत्वपूर्ण काम अनुसंधान में कर रहे हैं। सौंफ जो है वो काफ़ी बड़ी ड्यूरेशन की क्रॉप है। इसमें लगभग ये कहें कि 220 से लेके जो वैरायटीज़ अभी एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ हैं वो 220-30 दिन से लेकर 250 दिन तक का ड्यूरेशन उनका है। सौंफ पर परागण वाली फसल है। पर परागण का मतलब है कि इसके फूलों पर कीट मंडराते हैं जिससे परागण होता है। मधुमक्खी परागण का अच्छा माध्यम है, इसलिए सौंफ के खेतों में मधुमक्खी पालने से दोहरा लाभ मिल सकता है। एक तो बेहतरीन शहद प्राप्त होगा और दूसरे सौंफ की उपज बढ़ेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जब सौंफ की खेती की बात करते हैं या धनिया की खेती की बात करते हैं और बी कीपिंग की बात करते हैं, मधुमक्खी पालन की, तो दोनों का बड़ा अच्छा एक संयोजन कहें वो होना चाहिए, क्योंकि ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, परपरागित फसलें हैं। और इनमें जब सौंफ की बात करते हैं कितना लंबा ड्यूरेशन है, 220 से 230, 40, 50 दिन तक फसल जाती है और इसमें प्रचुर मात्रा में नेक्टर और पोलन है, जितना रेपसीड और मस्टर्ड में है। अगर उसके कोई कॉम्पिटिटिव क्रॉप है जिसमें मधुमक्खी को लिए खाना है तो ये फसल आती है और लंबा ड्यूरेशन है फ्लावरिंग का। कई किसान तो बिलाड़ा में, पाली में और सिरोही में जब इसकी ट्रांसप्लांटिंग अगस्त के महीने में कर देते हैं तो आप सोच सकते हैं अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग चालू हो जाती है और वो फ्लावरिंग अप्रैल मई तक चलती अगले साल। वैज्ञानिकों का मानना है कि सौंफ के खेत में रखे मधुमक्खियों के बक्सों से यूनिफ्लोरा हनी प्राप्त किया जा सकता है। यूनिफ्लोरा ऐसा शहद है जो एक ही तरह के फूलों से बनता है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सौंफ में मौजूद औषधीय गुण शहद में भी स्थानांतरित हो जाएंगे। इसका मतलब हुआ कि सौंफ के शहद की क्वालिटी बेहतर होगी।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे कर सकते हैं आप सौंफ की उन्नत खेती। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि सौंफ जाड़े की फसल है। इसकी जो खेती है वो सीधी बिजाई से भी की जा सकती है और रोपाई विधि से भी। लेकिन अगर आपको समय बचाना है और बेहतर उपज हासिल करनी है तो रोपाई विधि काफ़ी कारगर साबित होती है। बता दें इसकी जो बुआई है वो कतारों में होती है। और अगर हमारे किसान इसकी खेती करने का इरादा बना रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि गर्मियों में इसकी गहरी जुताई ज़रूर कर लें ताकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी बनी रहे और साथ ही साथ जो मिट्टी में उपलब्ध या फिर कहें उपस्थित कीट होते हैं उनके लार्वा नष्ट हो जाएं। आइए बताते हैं आपको कैसे कर सकते हैं आप सौंफ की उन्नत खेती। सौंफ के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जिस जगह पर खेतों में पानी ठहर जाता हो वो सौंफ के लिए सही नहीं है। खेत तैयार करने के लिए गर्मियों में प्रति हेक्टेयर 10-15 टन गोबर की खाद डालनी होगी। इससे मिट्टी में कार्बन पदार्थ की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरी ओर सौंफ को 90 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नाइट्रोजन और 40 किलो फास्फोरस देने की जरूरत होती है। फास्फोरस की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे दें, जबकि नाइट्रोजन को 3 बराबर हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा बुआई के समय, दूसरा 45 दिन बाद और तीसरा 60 से 70 दिन बाद देना है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ध्यान दें, सौंफ को हम डायरेक्ट बुआई के साथ साथ ट्रांसप्लांटिंग के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पीछे के खेत में हमने ट्रांसप्लांटिंग की है जहाँ पर बीज की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो यदि किसी किसान के पास सीमित बीज है और वो चाहता है कि वो सौंफ की अच्छी फसल ले तो डायरेक्ट बुआई के साथ साथ वो ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकता है और ट्रांसप्लांटिंग से भी सौंफ की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, जहाँ से बीज की मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। जैसा अन्य फसलों में करते हैं, सौंफ में भी 2 ग्राम प्रति किलो की दर से बावस्टीन से बीज का उपचारित करना चाहिए। जब हम बीज को उपचारित करते हैं तो बीज जनित रोगों का स्वतः ही निदान हो जाता है या वो कम हो जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। रोपाई विधि के लिए नर्सरी जुलाई अगस्त में ही बो देनी है। 50-60 दिन ये रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि रोपाई विधि में समय, पैसा और पानी तीनों की बचत होती है। साथ ही क्वालिटी भी सीधी बिजाई की तुलना में अच्छी होती है। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की 20 सेंटीमीटर रखनी होगी। जहां तक सिंचाई का सवाल है तो पहली सिंचाई बुआई के 20-25 दिन बाद और दूसरी पहली सिंचाई के 20-25 दिन बाद करनी है। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहें। अगर खेत में खरपतवार उगाएं तो निराई गुड़ाई करके उन्हें हटा दें। सौंफ में मोयला यानी एफिड, थ्रिप्स और मकड़ी जैसे कीटों का खतरा रहता है। इनके लिए दवाइयां मौजूद हैं। यदि हमारे खेत में थ्रिप्स हैं या मोयला हैं जो कि पत्तियों पर चिपक कर उसके हरे पदार्थों को खाते हैं तो उसके लिए हम डाइमेथोएट या क्विनोल फॉस का स्प्रे कर सकते हैं,
जिससे कि हम उनसे बचाव किया जा सके। ब्लाइट या रूमुलेरिया ब्लाइट सौंफ में एक बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, लेकिन एक बीमारी है जिसमें निचली पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो उसके लिए हमें बेवेस्टीन, मैनकोजेब या कोई भी कॉपर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि इसको बचाया जा सके। यदि सौंफ में पाउडरी मिल्ड्यू या सफ़ेद चूर्णिता दिखाई देती है और पत्तियों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, तो गंधक का स्प्रे 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। और सौंफ में एक बीमारी होती है गमोसिस, उसमें एक्चुअली वो बीमारी ना होकर वो एक प्लांट फिजियोलॉजी का डिसऑर्डर है, जिसमें फूलों पर चाशनी जैसा द्रव्य, सफ़ेद द्रव्य दिखाई देने लगता है, जिस पर आकर चैपा और फफूंद चिपक जाते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके लिए भी हमें गमोसिस के लिए भी स्प्रे करना चाहिए। भोजन के बाद चीनी या मिश्री के साथ हरे रंग की जो सौंफ अक्सर आपने खाई होगी, उसे लखनवी सौंफ कहा जाता है। हालांकि इसका लखनऊ से कोई सीधा संबंध नहीं है, बल्कि ये परिपक्वता की एक अवस्था है। दरअसल जिस सौंफ को थोड़ा अगैती काट ली जाती है, उसी को लखनवी कहा जाता है। हरा रंग बरकरार रखने के लिए इसे छाया में सुखाते हैं। हमारे देश में सौंफ की खेती अच्छे स्तर पर होती है। कई किसान ऐसे हैं जो कई वर्षों से इसकी खेती कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पहली बार सौंफ लगाई है। आइए कुछ ऐसे ही किसानों के अनुभव आप तक पहुंचाते हैं। जो अनुसूचित जाति सब प्लान योजना थी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट के तहत सौंफ, मेथी, जीरा इनके प्रदर्शन जो हमारा नज़दीकी गांव है धानास, वहाँ लगाए गए थे। उनमें से एक हमारा जो सौंफ का प्रदर्शन मेरे बीच में है, उनमें हमारे जो लाभार्थी किसान हैं जिनके खेत पे हम आए हुए हैं, तो इनसे बात करवाते हैं। आपका क्या नाम है? नमस्कार जी सर, मेरा नाम दूली चंद है। गाँव धानास है। आपको किस चीज़ का बीज मिला था यहाँ पे? मेरे को सौंफ का बीज मिला है। किस्म कौन सी है? RF 125 है। तो आपको इस किस्म के कैसे लग रहे हैं कि आपको पहली बार बो रहे हैं, पहले भी कभी बोया है? नहीं, पहले जो हमारे पास था बीज वो ही लगाया करते थे, तो उसमें ऐसे कुछ वो नहीं थी। इसमें बढ़िया लग रही है मेरे को पैदावार उसमें। हाँ। तो आपको विश्वविद्यालय द्वारा इसके साथ साथ और क्या दिया गया? हमको तारे मेरा का बीज भी दिया जाता है, मेथी भी दी गई थी, और ये सौंफ भी दिया है, जीरा भी मिला है। नहीं, आपको सौंफ का बीज दिया, उसके साथ में और क्या क्या चीज़ हमें आदान आपको दिया, कुछ वो भी बताएं। हाँ, मेरे को पंप मशीन भी दिया गया है, जो हड़ के लिए दवाई दी गई थी वो भी छांटी है मैंने, और कुछ सावधानी बरतने के लिए वो भी, पहनने के लिए चश्मा वगैरह और वो भी किट वगैरह भी मिले थे। हाँ, भी दिया गया था आपको। तो इस तरीके से सावधानी किट, आपको जो भी फफूंदनाशी कीटनाशी विश्वविद्यालय के द्वारा आदान दिया गया निःशुल्क, उसका आपको सौंफ में जो भी अन्य फसलों में आपको दिया जाता है, उसका नियमित आप यूज करते हो, उपयोग करते हो? यूज करते हैं सर। इसी के मैं अभी दवाई डाली 3-4 रोज पहले, अब हाल का समस्या थी वो खत्म हो गई सर। तो आप संतुष्ट हैं, मतलब इस तकनीकी से आप जो भी सीख के आते हो, यानी कि अच्छा कर सकते हो आप? नहीं, अच्छा कर सकते हैं। हमारे को विश्वविद्यालय से जो मिलता है ज्ञान, वो बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं। वहाँ पे मैं जाता हूँ, मेले में भी गया था, मीटिंगों में भी जाता हूँ, ट्रेनिंगों में भी जाता हूँ, और मैं मेरे विश्वविद्यालय है मेरे पास श्री करणनरेंद्र में, वहाँ से संतुष्ट हूँ। और मैं आगे भी और कुछ जानकारी चाहूँगा कि मेरे को मिलती रहे। धन्यवाद दुलचंद जी। आपको अगर इसी तरीके से नियमित आप हमारे प्रशिक्षणों में और प्रदर्शनों में भाग लेते रहेंगे, विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे, वैज्ञानिकों से संपर्क में रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आपको अच्छी आमदनी होगी, अच्छी पैदावार मिलेंगी। जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में कई किसान उपस्थित थे जिनके मन में सौंफ की खेती को लेकर कई सवाल थे। दूरदर्शन किसान के माध्यम से उन्होंने वो सवाल वैज्ञानिकों से पूछे और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने उनके जवाब भी किसानों तक पहुंचाए। आइए उनकी एक झलक आपको दिखाते हैं। मोहनलाल मीणा, गुड़ा कटला के रहने वाला हूँ। सौंफ की कौन सी वैरायटी करूँ जो जल्दी पक जाए? देखिए, जल्दी पकने में जो वैरायटी है वो गुजरात की वैरायटी है GF11, GF12। वो ड्वार्फ है, ड्यूरेशन भी शॉर्ट है। इसके अलावा हमारी वैरायटी भी एक है जो कि फैनल के अंदर है, 205 जो वैरायटी है वो भी काफ़ी कारगर है। और हमने कई वैरायटी बायो फोर्टिफाइड वैरायटी, अभी 109 वैरायटी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को समर्पित की हैं, बायो फोर्टिफाइड और क्लाइमेट रेजिलेंट, उसमें हमारी 290 नंबर वैरायटी भी है जॉबनेर से। RF 290, 289, 101 और 125 वैरायटी है। लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें तो उसमें जो वैरायटी 11 नंबर गुजरात के, 12 नंबर ये वैरायटी कारगर है। नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश कुमार मीणा है, लालसोट का रहने वाला हूँ। सौंफ की उन्नत किस्म कौन सी है? सौंफ की उन्नत किस्मों में अजमेर की किस्म भी है, लेकिन लंबी अवधि की है, जो उसके अंदर AF1 है, AF2 है। इसके अलावा गुजरात की GF11 है, GF
12 है। इसके अलावा हमारी वैरायटी हैं RF जो हैं RF सीरीज़ की 101, 125, 205, 289 और 290। हिसार से भी किस्में हैं, पंतनगर से भी किस्में हैं, तो अलग अलग संस्थानों से किस्में हैं। और अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो जो NRC सीड स्पाइसेस है उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन है ज़्यादा, गुजरात वाली वैरायटी शॉर्ट ड्यूरेशन की ड्वार्फ टाइप है, और हमारी वैरायटी भी बहुत ज़्यादा चलती है किसानों के खेत पर। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल मौर्य है, मैं बोबास का रहने वाला हूँ। मेरा सवाल यह है कि परंपरागत खेती से हटकर सौंफ की खेती करने से क्या फ़ायदा है? देखिए, पारंपरिक खेती अगर आप करते हैं, एक तो ये है कि भाई लंबी अवधि की फसल है सौंफ, करीब करीब 250 दिन की फसल है, 240 से 250 दिन की फसल है। और इसका फ़ायदा ये है कि सौंफ के अंदर आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है। और सौंफ का ये नहीं कि आप एक बार कटाई करें, उसके जो अंबल्स, जो छत्रक आते रहते हैं, उनको आप हार्वेस्ट करें और कहीं छाया में छप्पर के नीचे उल्टा करके उनको सुखाएं। तो सुखाने के बाद जो आप अक्सर जिसको लखनवी सौंफ कहते हो, उसको सुखाने का तरीका है वो लखनऊ में नहीं होती कोई सौंफ, या लखनऊ को वैरायटी नहीं है, लेकिन उसको सुखाने की तरीके की वजह से, क्योंकि उस टाइम पे जब उसको हम जब फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी बोलते हैं, दाना पका नहीं, भूरा रंग नहीं लिया अभी, उस स्टेज पे जब हार्वेस्ट करते हैं अंबल को और छाया में सुखाते हैं, तो दाना हरा रहता है और पिचक जाता है, मिठास रहता है उसमें, मीठा रहता है। इसलिए हम खाने के बाद चीनी के साथ, मिश्री के साथ उसको खाते हैं। तो वो जो है आपका उसमें ज़्यादा फायदा रहेगा। भूरी काटेंगे तो उसका भाव इतना नहीं मिलेगा, उपज तो बढ़ जाएगी लेकिन भाव इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा, सौंफ की खेती के साथ हम जो है ना इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं, लहसुन की, प्याज की और फसलों की, लीफी वेजिटेबल्स की। इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन, क्योंकि ज़्यादातर शहद का उत्पादन जो है ना वो रेपसीड मस्टर्ड से, सरसों की फसल से होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खाना नेक्टर पोलन के रूप में इसी फसल में। लेकिन सौंफ की अगर कोई दूसरी फसल है जो उसके कंपटीशन में है सरसों के में, तो वो सौंफ है, और सरसों से ज़्यादा लंबी अवधि तक उसमें मधुमक्खियों के लिए खाना उपलब्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में मधुमक्खी पालन को सौंफ के उत्पादन के साथ जोड़ा जा सकता है, और इसमें हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम पायलट मीणा है, आलूदा गांव के रहने वाला हूँ। सौंफ की लाइन के बीच में कौन सी फसल ले सकता हूँ? देखिए, जब इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं तो सौंफ के अंदर हम प्याज, लहसुन इनकी खेती कर सकते हैं, लीफी वेजिटेबल्स को भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत टफ कंपटीशन नहीं होना चाहिए, लेकिन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप में भी ले सकते हैं। डायरेक्ट सोइंग वाली में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, कम करना चाहिए, लेकिन ट्रांसप्लांटेड क्रॉप में ज़रूर हम इंटरक्रॉपिंग लीफी वेजिटेबल्स की या प्याज और लहसुन की कर सकते हैं। मेथी की भी कर सकते हैं, क्योंकि मेथी लेग्यूमिनस क्रॉप है, दलहन की उसमें आती है, तो वो ज़्यादा प्रतिस्पर्धा नहीं करेगी मुख्य फसल से। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेमचंद कुमावत है, गांव बोबा, जिला जयपुर, राजस्थान। लखनऊ सौंफ की वैरायटी कौन सी होती है और इसका बीज कहाँ मिलेगा? देखिए, लखनवी सौंफ का जैसे मैंने बताया कोई वैरायटी नहीं है, तरीका है। आप जो भी सौंफ उगाएंगे उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर उसके अंबल्स को हार्वेस्ट करके छाया में सुखाएंगे, तो अभी वो भूरी पड़ी है तो पूरी पक गई है, लेकिन उसको कच्ची अवस्था में फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करके और उसको छाया में सुखाते हैं, उससे जो निकालते हैं सौंफ, वो उसका दाना हरा रहता है, मिठास रहता है, पिचक जाता है। हालांकि उपज कम होती है लेकिन गुणवत्ता बढ़ती है, और इसी के लिए उसकी कीमत दुगनी से ज़्यादा होती है। उसी को हम लखनवी सौंफ कहते हैं। नमस्कार जी, मैं किसान खेमाराम चौधरी, ग्राम गुड्डा कुमावतान। सौंफ की कटाई व भंडारण में कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जहाँ कटाई की बात है, कटाई में मैंने बताया आपकी मार्केट कैसी है। आप ब्राउन को बेचना चाहते हैं, पकी हुई को मंडी में, तो मंडी में ले जा सकते हैं। आप अगर उसको फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए अलग मार्केट है बिल्कुल। और भंडारण की जहाँ तक बात है, भंडारण के अंदर हम जब पक जाती है, एक तो इसमें एक कीड़ा आता है उसी स्टेज पे, जब दाना बनता है, सेटिंग होती है, उसी टाइम पे मिज, उसका ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जो भंडारण हमारे हैं उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई ऑलरेडी कोई कीड़े मकोड़े जो भंडारण के स्तर पर लगते हैं, उनकी उपलब्धता नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे वो नहीं होने चाहिए। तो ये था हमारा
आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने सौंफ की वैज्ञानिक खेती के बारे में जाना है। जी हाँ, हम कैसे सौंफ की खेती करके उन्नति की राह पर आगे चल सकते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है आपके पास, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। कृषि विशेष 158@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049 हमारा पता है। और साथ ही आपको बता दें, दोबारा देखना है आपको हमारे कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ किसान भाइयों बहनों की अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर, किसी नए विशेष विषय पर करेंगे आपको जागरूक। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। अगर हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिवॉल्यूशन लाना है तो लैब टू लैंड, जो लेबोरेटरी में खोज करके निकाला गया है वैज्ञानिकों ने, उसको धरती पर उतारना पड़ेगा। विज्ञान से किसान को हम जोड़ना चाहते हैं और इसलिए हम शुरू कर रहे हैं अब आधुनिक कृषि चौपाल। उस चौपाल में हमारे किसान भाई बहन होंगे और हमारे वैज्ञानिक होंगे और वैज्ञानिक किसानों को बताएंगे कि ये वैरायटी गेहूं की है या धान की है या बाजरा की है या ज्वार की है। किसान सवाल भी पूछेंगे और उपयोग करने के तरीके भी उनको बताए जाएंगे। किसान इसका प्रयोग करेंगे अपने खेत में और अपने देश की समृद्धि भी बढ़ाएंगे और किसान भी समृद्ध होगा। देखिए कार्यक्रम कृषि चौपाल, विज्ञान से किसान तक, हर माह के दूसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर। जब कोई समस्या नासूर बन जाए तो करना पड़ता है सटीक उपाय और छेड़ना पड़ता है उसके विरुद्ध एक अंतिम युद्ध। नकली बीज, खाद और कीटनाशक के खिलाफ भी बच चुका है बिगुल। क्या है इनकी पहचान, कैसे बचे इनसे किसान? जानने के लिए देखिए कृषि चौपाल 13 सितंबर शनिवार दोपहर 2 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान।